आज हमारे पास इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट है जहां पे इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि अगर नेपाल इंडिया में शामिल हो जाए तो इंडिया को कितना फ़ायदा होने वाला है। बेसिकली इस टाइम पे इंडियन मीडिया में ये बातें चल रही है कि इंडिया नेपाल के ऊपर दोबारा से कब्जा करने वाला है, जैसे ग्रेटर नेपाल की ज़मीनों के ऊपर इंडिया ने कब्जा करके रखा हुआ है। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से इंडियन मीडिया में बातें चल रही हैं कि नेपाल के ऊपर एक दफ़ा फिर से कब्जा किया जाए। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पड़ोसी देश नेपाल भारत में शामिल हो सकता है तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? जाहिर है आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेपाल एक स्वतंत्र देश है जो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। लेकिन ठहरिए, दुनिया की निगाहें इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि नेपाल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां जो कुछ भी होने वाला है वो इतिहास के पन्नों में मोटे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। आमतौर पर होता यह है कि राजशाही खत्म होती है और लोकतंत्र की रोशनी चारों ओर फैलती है, लेकिन नेपाल में अब इसका उल्टा होने जा रहा है। वहां लोकतंत्र अपनी ढलान पर है और राजशाही फिर से कदम जमाने को तैयार है। चौंकाने वाली बात यह है कि नेपाल में न सिर्फ राजशाही को वापस लाने की मांग तेज हो गई है, बल्कि भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टरों के साथ नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की लहर भी तेज होती जा रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि पहले बांग्लादेश, फिर म्यांमार, उसके बाद बलूचिस्तान और अब नेपाल, इन सभी में मचे इस राजनीतिक भूचाल ने एक बार फिर से इस सवाल को जिंदा कर दिया है। क्या अखंड भारत वाकई फिर से बनने की दिशा में बढ़ रहा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी नेपाल खुद भारत में शामिल होना चाहता था, लेकिन उस समय नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आखिर पूरी सच्चाई क्या है, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आप इस मैप को गौर से देखिए। इसमें लाइट ग्रीन और येलो रंग से हाईलाइट किया गया क्षेत्र भारत का है, लेकिन अगर आप भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से की तरफ नजर डालें तो जो रेड कलर से हाईलाइटेड क्षेत्र दिख रहा है वही नेपाल है, एक ऐसा देश जो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। नेपाल की सीमाएं भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आप इस मैप में येलो कलर से हाईलाइटेड देख सकते हैं। लेकिन नेपाल का उत्तरी बॉर्डर सीधे तौर पर चीन से सटा हुआ है। मगर इस शांत से दिखने वाले नेपाल में कुछ ऐसा उथल पुथल मचने वाला है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। सवाल उठ रहे हैं, क्या नेपाल भारत में शामिल हो सकता है? और अगर ऐसा संभव है तो इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब समझने के लिए आपको हमारी बातों पर बारीकी से ध्यान देना होगा। दरअसल अगर नेपाल के सबसे पुराने इतिहास की बात करें तो इसका आरंभ किरात वंश से होता है। यह वंश बेहद बहादुर था और पहाड़ों का राजा कहलाता था। महाभारत काल में भी इनका उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, जनकपुर में राजा जनक का राज्य था, जहां माता सीता का जन्म हुआ था। यह धरती न केवल वीरों की बल्कि हिंदू देवी देवताओं की भी पावन भूमि रही है। फिर समय बदला और 18वीं सदी आई। नेपाल छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। तब गोरखा राज्य के एक महान योद्धा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने एकता की अलख जगाई। उन्होंने कहा था, नेपाल एक बगीचा है और हम सभी उसमें खिले अलग अलग फूल हैं। उनकी बहादुरी और दूरदर्शिता ने बिखरे हुए राज्यों को एक साथ जोड़कर एक सशक्त नेपाल की नींव रखी। पृथ्वी नारायण शाह का सबसे बड़ा सपना था कि नेपाल कभी किसी का गुलाम न बने, और उन्होंने यह कर दिखाया। 1814 का वर्ष नेपाल के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। ब्रिटिश सेना ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया। नेपाल के योद्धाओं ने असाधारण वीरता दिखाई, लेकिन ब्रिटिश सेना की शक्ति के आगे टिक नहीं सके और युद्ध हार गए। इस हार की कीमत नेपाल को अपने कई क्षेत्रों को खोकर चुकानी पड़ी। लेकिन एक बात गौर करने वाली थी, नेपाल ने कभी भी ब्रिटिश हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। वह झुका नहीं, टूटा नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता की लौ जलाए रखा। इसके बाद आया शाह वंश का युग। राजा महेंद्र और राजा वीरेंद्र ने देश को एकजुट रखने की हर संभव कोशिश की। लेकिन फिर आया साल 2001, ऐसा भयानक साल जिसने नेपाल की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। शाही महल में एक ही रात में राजा वीरेंद्र और उनके पूरे परिवार का नृशंस कत्ल कर दिया गया। इसके बाद राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र ने सत्ता संभाली।
लेकिन जनता के मन में अब विश्वास की जगह गुस्सा घर कर चुका था। धीरे धीरे असंतोष की लहर पूरे देश में फैलने लगी और फिर 2006 में यह गुस्सा फूट पड़ा। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और नेपाल की राजधानी काठमांडू राजा नहीं गणतंत्र चाहिए के नारों से गूंज उठी। विद्रोह इतना तीव्र था कि आखिरकार 2008 में नेपाल ने राजशाही को विदा कर दिया और खुद को एक गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित कर दिया। नेपाल, जो कभी दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, वहीं से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। लोगों को लगा कि इससे विकास और प्रगति के नए द्वार खुलेंगे, लेकिन समय के साथ यह उम्मीदें टूटने लगीं। गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता ने जनता को निराश कर दिया। फिर भी 2015 में नेपाल में नया संविधान लागू कर दिया गया, लेकिन अब नेपाल की सड़कों पर एक बार फिर पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। लोग नारे लगा रहे हैं, राजा आओ, देश बचाओ। और जो चेहरा इस आंदोलन में सबसे ज्यादा उभर कर आ रहा है, वह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र हैं, जिन्होंने 2001 से 2008 तक नेपाल पर शासन किया था। नेपाल में इस राजनीतिक हलचल से ठीक पहले पूर्व राजा ज्ञानेंद्र भारत के लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उनकी यह मुलाकात और तस्वीरें सामने आईं, लेकिन किसी ने खुलकर यह नहीं बताया कि इस बैठक में भारत और नेपाल के बीच क्या बातचीत हुई। जब नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी की मांग जोर पकड़, यहाँ पे इंडियन मीडिया के अंदर बात की जा रही है कि नेपाल के ऊपर एक दफ़ा फिर से कब्जा किया जाए, जिस तरीके से नेपाल की बाकी जगहों पे कब्जा किया है। आप लोगों ने देखा कि इंडिया नेपाल के बीच में काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब है, लेकिन मेन चीज़ अगर आप लोगों के साथ शेयर किया जाए तो वो ये है कि इंडिया और नेपाल के बीच में हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि नेपाल वाले चाह रहे हैं कि नेपाल को ग्रेटर नेपाल की ज़मीनें मिल जाए, लेकिन वहाँ पे इंडिया वाले क्या कर रहे हैं कि नेपाल की ज़मीनों के ऊपर दोबारा से कब्जा करने जा रहे हैं। बेसिकली इंडियन मीडिया में ये बात चल रही है कि अगर नेपाल जो है वो इंडिया का हिस्सा एक दफ़ा फिर से बन जाए तो नेपाल को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो अब यहाँ पर आप खुद देखें कि नेपाल को फ़ायदा तो नहीं होगा, इंडिया का ही फ़ायदा है, क्योंकि जितने गैस और ऑयल के ज़खायर नेपाल से मिले हैं, इतने तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया से भी मिले हो। तो ये इन सारी चीज़ों के ऊपर कब्जा करके बेसिकली इंडिया अपने आप को अमीर शो कराना चाहता है, इंडिया अमीर होना चाहता है। तो इसी वजह से तो ये सारी जगहों पे कब्जा कर रहे हैं और कब्जा करना चाहते भी है, क्योंकि अगर नेपाल की इन जगहों पे कब्जा किया जाए तो नेपाल जो है फिर इंडिया के कब्जे में होगा। जो ज़मीनें नेपाल की है वो इंडिया में चली जाएगी, जो चीज़ें नेपाल की है वो फिर इंडिया के कब्जे में होगी और इंडिया फिर जो चाहेगा नेपाल के साथ कर सकेगा। चाहे फिर इन नेपालियों को एक अलग सी जगह दी जाए और फिर जो बोल दिया जाए कि ये नेपाल है, या फिर इन सारे नेपालियों को कब्जा करके अपना गुलाम बना